प्यारे बच्चों, आज आपके लिए जो बीए थर्ड सेम का पेपर है इतिहास का, इसकी जो पहली यूनिट है वो है आपकी अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी रिवेलरी फॉर कंट्रोल एक्सटेंडरी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी एंड बक्सर एंड इट्स इम्पैक्ट। पॉइंट ये नहीं है कि ये छोटी सी यूनिट है, पॉइंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में यूरोपियन कंपनीज क्यों आईं और इसके क्या कारण थे। जब तक आप इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि यूरोपियन कंपनीज भारत में क्यों आईं। ये तो मामूली सी बात है कि आपको पता है कि भारत में यूरोपियंस केवल व्यापार करने आए, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो भारत ही क्यों आए, वो कहीं और क्यों नहीं गए। तो इसके पीछे जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, 1453 में जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, जिसे आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर यूरोपियंस जो थे, जो व्यापार करते थे, उस रास्ते पर रोक लग गई, जिस वजह से यूरोपियंस देशों में सबसे पहले पुर्तगालियों ने पूर्व के देशों की तरफ रुख किया और ऐसे समुद्री मार्ग खोजे जो नए देशों तक संपर्क बना सकें। इस कड़ी में सबसे पहले 1492 में कोलंबस ने यात्रा की और वह भारत की खोज करते हुए अमेरिका जा पहुंचा, और उसके 6 साल बाद ही वास्को डी गामा ने भारत की खोज के लिए प्रयास किया और 1498 में भारत की खोज की, ठीक है। तो ये दोनों यात्राएं कहाँ से शुरू हुई? पुर्तगाल से। 1498 के बाद भारत में पुर्तगालियों का वर्चस्व कायम हो गया, जो लगभग 100 साल तक रहा। लेकिन 100 साल के बाद भारत में अंग्रेज़ों ने अपने वर्चस्व को कायम किया और अपनी एक नई राजनीतिक शक्ति को जन्म दिया। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर कर लेना चाहिए कि भारत में जो अंग्रेज़ आए उनकी शुरुआत कैसे हुई और उसकी जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका गठन कैसे हुआ। तो पहले हम यहीं पर इन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 तो भारत में सबसे पहले जो व्यक्ति आया उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, और वो समुद्री मार्ग से हेक्टर नामक जहाज़ से सूरत बंदरगाह पर पहुंचा, और व्यक्तिगत रूप से वो जिस जहाज़ पर था उसका नाम था रेड ड्रैगन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। रेड ड्रैगन जहाज़ किससे संबंधित है? कैप्टन हॉकिंस से, ठीक है। तो इसी चीज़ को याद रखना है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि 1597 में जॉन मिल्डन हॉल पहली बार स्थल मार्ग से भारत आया था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल का जो विलय था वो स्पेन में हो गया था, और 1588 में स्पेनी जहाज़ अंग्रेज़ों द्वारा पराजित हो जाता है, जिस वजह से पुर्तगाल का अस्तित्व धीरे धीरे कम हो जाता है। 1599 में पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक कंपनी की स्थापना की, जिसमें 217 व्यापारी थे, ठीक है। और इस कंपनी में रानी एलिज़ाबेथ भी एक हिस्सेदार के रूप में थी, इसलिए रानी एलिज़ाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 एडी में एक शाही फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी, और इस अधिनियम या इस फरमान को चार्टर अधिनियम के नाम से जाना जाता है। कंपनी को चलाने के लिए 26 लोगों का एक निदेशक मंडल बनाया गया, जिसमें से एक निदेशक, एक उपनिदेशक और बाकी 24 सदस्य के रूप में काम करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। कंपनी की पहली समुद्री यात्रा 1601 से 1603 में शुरू की गई थी, और इसी वर्ष ये जहाज़ यानी कंपनी का जहाज़ इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर पहुंचा था। कंपनी ने 1608 में भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक व्यापारिक कोठी की स्थापना की। उस समय व्यापारिक कोठी को गोदाम या कारखाना कहा जाता था। शाही कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए कंपनी ने राजा जेम्स प्रथम के एक पत्र के साथ कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में 1608 ईडी में भेजा। 1609 में जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस उपस्थित होता है। कैप्टन हॉकिंस तुर्की और फ़ारसी का बहुत अच्छा ज्ञाता था, जिस कारण मुग़ल बादशाह जहांगीर
कैप्टन हॉकिंस से प्रसन्न होता है और उसे 400 का मनसब देता है, एक जहांगीर देता है और खान की उपाधि भी देता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, आपको ये याद रखने हैं। 1611 में हॉकिंस इंग्लैंड वापस चला गया और 1613 में जहांगीर ने एक आज्ञा पत्र द्वारा अंग्रेज़ों को सूरत में स्थायी कोठी स्थापित करने की परमिशन दे दी। हॉकिंस के बाद 1615 में जेम्स प्रथम ने कंपनी की तरफ से सर टॉमस रो को मुगल दरबार भेजा। रो यानी कि सर टॉमस रो। 1615 में जेम्स प्रथम ने कंपनी की तरफ से सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा। वह भी 3 साल तक जहांगीर के दरबार में रहा और अजमेर, मांडू और इलाहाबाद में भी रहा। ठीक है, 1618 में उसे कुछ क्षेत्रों में कोठियाँ स्थापित करने की अनुमति मिल गई। 1619 में सर टॉमस रो इंग्लैंड वापस चला गया। 1623 तक अंग्रेज़ों ने सूरत, बड़ौच, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, आगरा और अजमेर में कोठियाँ स्थापित कर ली थी। ठीक है, 1640 में अंग्रेज़ों ने मद्रास नगर की स्थापना की और आत्मरक्षा और सुरक्षा हेतु एक किले का निर्माण कराया जिसे सेंट जॉर्ज का किला या फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया। 1651 में बंगाल में व्यापार विस्तार करने के उद्देश्य से ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में भी एक फैक्ट्री की स्थापना की गई। हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना, राजमहल में भी अंग्रेजी फैक्ट्रियां स्थापित की गईं। 1667 में सम्राट औरंगज़ेब ने अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने की सुविधा दी और एक फरमान जारी किया। 1661 में चार्ल्स सेकंड ने कंपनी को एक नया आज्ञा पत्र दिया जिसके तहत कंपनी को मुद्रा डालने, किला बनाने, न्याय करने और गैर ईसाई राज्यों के साथ संधि विग्रह करने का अधिकार दे दिया। 1662 में चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ जिसके रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स सेकंड को बम्बई का बंदरगाह दिया, जिसे 1668 में चार्ल्स सेकंड ने कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक के रूप में किराए पर दे दिया। 1669 से 77 के मध्य में कंपनी के गवर्नर गैरॉड आंगियार ने आधुनिक बम्बई नगर की स्थापना की। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, याद रखना है। ठीक है, 1690 में सुल्तानती गोविंदपुर और कोलकाता शहर को मिलाकर एक आधुनिक नगर कलकत्ता की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। इस तरीके से 1690 तक बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में कंपनी के नए बंदरगाह बन गए थे। ठीक है, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद 1717 में फर्रुखसियर ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी और कई गांव भी भेंट में दिए। इस घटना को और महोदय ने कंपनी का महाअधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। इसके बाद कंपनी धीरे धीरे एक मजबूत स्थिति में आ गई और 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में कंपनी ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, क्योंकि कंपनी ने सिराजुद्दौला को युद्ध में पराजित कर दिया और कंपनी ने अपनी व्यापारिक स्थिति से उठकर राजनीतिक शक्ति को जन्म दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। और 1764 में बक्सर के युद्ध में कंपनी ने बंगाल की सभी शक्तियों को बुरी तरीके से पराजित किया, जिसमें अवध के नवाब, दिल्ली के मुग़ल बादशाह और बंगाल के नवाब मीर कासिम को बुरी तरह पराजित किया और कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत पर शासन करने के लिए तैयार हो गई। ये कंपनी की राजनीतिक शुरुआत थी जो धीरे धीरे भारत के अन्य राज्यों पर भी फैलने के लिए तैयार थी। फिलहाल इस टॉपिक को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।